अगर आप फार्मेसी फील्ड से संबंधित है और फार्मेसी फील्ड में आप एक बेहतर और सुनहरा जो है करियर बनाना चाहते हैं, तो चाहे आप डी फार्मा के हैं, बी फार्मा के, एम फार्मा या पीएचडी के हैं, आप देखेंगे अगर डी फार्मा के लेवल पे देखा जाए तो जो गवर्नमेंट जॉब है जो सबसे स्टेबल मानी जाती है वो फार्मासिस्ट की नौकरी मानी जाती है। बाकी फार्मासिस्ट बनने के लिए आप बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी तो भी आप बन सकते हैं। बी फार्मा के लेवल पर अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार नौकरी जो होती है वो होती है ड्रग इंस्पेक्टर की। हर किसी एस्पिरेंट्स का जो है सपना होता है कि हम ड्रग इंस्पेक्टर बने, और यही मेन रीजन होता है बच्चे बी फार्मा भी करते हैं, बैचलर इन फार्मेसी। तो आप देखेंगे यहां पर अभी खास करके अभी एज ऑफ नाउ आप देखेंगे ड्रग इंस्पेक्टर की जो है बड़ी आप देखेंगे बड़ी ग्रैंड एंट्री होती है, बहुत सारी पावर्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो वो जो दुनिया में आप देखते हैं, जो वीडियोस में देखते हैं, जो रील्स में देखते हैं, क्या कुछ वो हकीकत है या फिर जमीनी हकीकत कुछ अलग है? ये वीडियो जो है आप तक संपूर्ण सूचना देगी। मेरी वीडियो जो है हमेशा इंफॉर्मेशनल होती है, बेस्ट एवर ऑन इंटरनेट होती है, बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, जल्दीबाजी वाली नहीं होती है। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ साझा करना है। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जामिनेशन जो होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां, उनकी क्या पावर्स होती हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या वो सजा देने का भी प्रावधान वगैरह सारी चीजें होती हैं, वो सब चीजें हम समझते हैं, वो सब कुछ तो पावर्स वगैरह सारी चीज बात करेंगे। बनना कैसे है, कैसे भविष्य को हम चुन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन कैसे सकते हैं, सर सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्या होते हैं, सर शेड्यूल सी का जो एक्सपीरियंस होता है वो मैंडेटरी है नहीं है, वो सारी चीजें सब कुछ हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हम लोग जो है ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और पावर्स क्या होती हैं। सबसे पहले समझते हैं ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब बड़ा निगेटिव आता है कि सर ड्रग का मतलब ये तो वही दवाई होती है जो ऐसे नशे की तरह हम लोग फूंक रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ड्रग्स एक ऐसी केमिकल मॉइटी भी होती है। देखो ड्रग और पॉइजन में बड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर ड्रग को ओवरडोज ले लिया जाए, डोज से ज्यादा ले लिया जाए, वो पॉइजन की तरह, जहर की तरह काम करने लगेगी। तो कोई भी केमिकल मॉइटी चाहे वो इंसानों में हो चाहे वो जानवरों में यूज की जाती हो, ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन यानी लक्षण को कम करने, बीमारी के सीवियरिटी को कम करने के लिए, इलाज करने के लिए, वो सारी चीजें ड्रग हो सकती हैं। ठीक है, अभी ये जो मैं आपके लिए जानकारी ला रहा हूं, इसके बाद जो आप देखेंगे यूपी में इस समय ड्रग इंस्पेक्टर की 26 पोस्ट आई हुई हैं। यूपीएससी के थ्रू जो है केंद्र सरकार में जो ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्तियां होती है उसकी वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है। मेडिकल डिवाइसेस का एग्जाम हो चुका है, ये सब सारी चीजें आपको अपडेट पता होंगी। और इसी बीच आप देखेंगे हमने ट्यूटैक्सो अकेडमी की अपने प्लेटफॉर्म पर ट्यूटैक्सो अकेडमी के लिए ड्रग इंस्पेक्टर के लिए वन शॉट जो है सीरीज, यानी कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिवीजन करने के लिए जो सीरीज स्टार्ट किया है शाम को 6 बजे ऑनवर्ड। अगर आप जीपैड की तैयारी कर रहे हैं तो 5 PM ऑनवर्ड आपको वन शॉट वीडियोज मिल जाती हैं ट्यूटैक्सो अकेडमी के चैनल पर। अगर आप फार्मासिस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो 8 बजे के आसपास मिल जाती हैं। हमारा एक और चैनल है ओपन एमसीक्यूज बाय ट्यूटैक्सो अकेडमी, वहां पर भी आपको प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट वगैरह के मिल जाते हैं सारी चीजें। तो चलिए हम लोग यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये ड्रग इंस्पेक्टर एक एक करके। ये जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं, नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग, यानी ड्रग्स को ये इंस्पेक्ट करेंगे। ड्रग्स जहां पर बन रही हैं, जहां पर सेल हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो चाहे वो प्रेमाइस हो, जो इन सबको मैं कोशिश करूंगा आसान भाषा में सारी चीज आपको बताई जाए। ठीक है, इसके बारे में अब समझते हैं ये जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं इनकी नियुक्तियां कहां कहां होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए सर्विसेज जो होती हैं वो क्लास ए की होती हैं, बी की होती हैं, सी की होती हैं, डी की। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि डिप्लोमा का बच्चा, एक बी फार्मा का बच्चा, चाहे कोई सीनियर हो, सब लोग समझे, एक आम जनता सब तक बात पहुंचे। ज्यादातर जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज होती हैं वो बी क्लास की नौकरियां होती हैं। ए और बी क्लास की नौकरियों में जो है गजेटेड होती हैं, और वहां पर आपको ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर आपको एक परीक्षा देनी होती है। परीक्षा के बाद आपका एक साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो आपकी नियुक्ति होती है, मेडिकल वगैरह पुलिस वेरिफिकेशन होकर सारी चीजें आपकी नौकरी मिल जाती है। चलिए सर, अब ये नियुक्तियां किस लेवल पर होती है? एक होता है देखो सेंट्रल लेवल। सेंट्रल का मतलब केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में अब देखो एक एजेंसी जो परीक्षा लेती है और एक पोस्ट का नाम क्या है? ड्रग्स इंस्पेक्टर। लेकिन इसकी परीक्षा लेने के लिए अगर सेंट्रल यानी केंद्र सरकार के लेवल की बात करें, इंडिया लेवल पे बात करें, तो उसके लिए संस्था है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वही यूपीएससी है जो ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इन सब का एग्जाम कराती है। सेंट्रल सर्विसेज जो अपने एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं उन सब का परीक्षा जो कराती है वो वही यूपीएससी। तो वही यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का परीक्षा लेती है।
अब समझना होगा कि ये ड्रग इंस्पेक्टर दो कैटेगरी में होते हैं, खास करके सेंट्रल वाले। कौन से? एक रेगुलेटरी वाले होते हैं और एक होते हैं मेडिकल डिवाइसेज वाले। इसको समझना होगा। तो रेगुलेटरी का मतलब ड्रग के रेगुलेशन से रिलेटेड जितने भी होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। मेडिकल डिवाइसेज, ड्रग के साथ ही मेडिकल डिवाइसेज को भी जोड़ा गया था, लेकिन अभी मेडिकल डिवाइसेज बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई, तो मेडिकल डिवाइसेज रूल्स 2017 के तहत इसको सेपरेट करके गवर्न किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये वाली बात मेडिकल डिवाइस रूल 2017 के हिसाब से। तो ये हो गया सेंट्रल के लेवल पर। तो सेंट्रल के लेवल पर नियुक्ति कौन कर रहा है ड्रग इंस्पेक्टर की? यूपीएससी कर रहा है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं, इसलिए दिल्ली की भी ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति यूपीएससी करता है। लेकिन सर राज्य में, अब राज्य में जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके लिए होता है सर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे यूपीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरीके से उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। ये ज्यादातर ड्रग इंस्पेक्टर की जो है भर्ती करते हैं। तो स्टेट में जो राज्यों में नियुक्ति होती है ड्रग इंस्पेक्टर की, वो कौन कराता है? स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन। और केंद्र सरकार में कौन कराता है? यूपीएससी कराता है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए ठीक है सर। अब ये बात तो समझ में आ गई कि ड्रग इंस्पेक्टर बनते कैसे हैं। तो आपको एग्जाम देना होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, सारी चीजें, मेडिकल वगैरह होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद आपकी फाइनली नियुक्ति दे दी जाती है। ये तरीका है ड्रग इंस्पेक्टर बनने का। ठीक है, चलिए अब समझते हैं सर ये पावर कहां से आती है, मतलब कैसे ये लोग इतने ताकतवर होते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ये जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है ना, सिंघम वाली इमेज जो बनाई जाती है, क्या वैसा है? या फिर देखो ये जितनी भी मोर पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या कह सकते ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपके पास ताकत भी है तो जिम्मेदारी भी आपके पास है। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट वैसे ही है। अच्छा सर, जो ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज होती हैं, उनका कर्तव्य, उनको जो शक्तियां मिलती हैं और उनका प्रोसीजर, कैसे सैंपल को लेना है, कैसे सैंपल को सीज करना है, सब कुछ बहुत अंदरूनी बात करेंगे, बहुत ग्राउंड लेवल की बात हम लोग करने वाले हैं। ये सब ताकत कहां से आती है? उसके लिए एक कानून है, एक अधिनियम है, एक्ट है, उसको बोलते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। कब ये पास हुआ था? 1940 में। रूल कब आया था सर? रूल्स आया था 1945 में। ठीक है, उसके बाद फिर क्लिनिकल ट्रायल का 2019 में आया, 2008 में ये अमेंड भी हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कॉस्मेटिक्स का, कॉस्मेटिक कैटेगरी भी इसी के साथ है। कॉस्मेटिक्स कैटेगरी का रूल आया 2020 में, क्योंकि बहुत सारी चीजें समय के हिसाब से चेंज हुई। तो ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसी के तहत जो है ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति, यानी क्या कुछ क्वालिफिकेशन होगी, क्या उनकी पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, ये सब का जिक्र कहां पर है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, तो ये सब संवैधानिक बॉडी है और इसकी नियुक्ति जो होती है, और ये सारी चीजें आगे हम लोग समझते हैं जरा थोड़ा सा ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। अब समझते हैं कैसे कैसे नियुक्तियां होती हैं और कौन कौन से क्वालिफिकेशन होते हैं। चलिए सर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अपने द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट कर सकती है ऐसे व्यक्ति को जो कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन रखता हो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, अंडर सेक्शन 21। अब देखो कैटेगरी समझना होगा। एक तो एलोपैथिक यानी अंग्रेजी वाला सिस्टम, वेस्टर्न मेडिसिन जो अंग्रेज ले आए थे, उसके तहत एक आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम होता है। तो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम में जो ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति होती है वो 33G सेक्शन के तहत होती है, जबकि एलोपैथिक यानी अंग्रेजी वाले की होती है सेक्शन 21 के तहत। ये बात क्लियर होना चाहिए। यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार कहां करेगी? केंद्र सरकार जो सीडीएससी अपन का सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? भारत सरकार की रेगुलेटरी बॉडी है। किसके मामले में? फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाई और कॉस्मेटिक्स को रेगुलेट करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह सारी चीजें मैनेज करते हैं लोग। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह। तो ये वो संस्था है, इसके मालिक कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो इनके अंडर में सारे डीआई वगैरह सेंट्रल के काम करते हैं, और सीडीएससीओ के जो रीजनल ऑफिसेज है वहां पर डीआई की नियुक्ति होती है। लेकिन स्टेट में आपके हर जिले में होती है, वहां से लाइसेंस वगैरह सारी चीजें जारी होती है आपके मेडिकल शॉप की, आपने अगर नोटिस किया हो तो। ठीक है, तो 33G के तहत आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी सिस्टम की, और एलोपैथिक जो है 21 के तहत ये। अच्छा सर, कौन से लोग डीआई नहीं बन सकते हैं? बड़ी ये दुविधा रहती। कई लोग देखा मैंने सरकारी नौकरी में है, चाहे वो फार्मासिस्ट के हो चाहे ड्रग इंस्पेक्टर को अपना चैनल खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप सर्विसेज में रहते, कुछ चीजें सर्विस रूल नाम की भी चीज होती है, आप नहीं कर सकते गवर्नमेंट में, क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए वहां पर। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी दवा के इंपोर्ट में, उसके बनाने में या सेल में, चाहे वो दवा हो कॉस्मेटिक हो,
उसको ड्रग इंस्पेक्टर नहीं अपॉइंट किया जा सकता। यानी कि अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बन गए तो ये सब काम नहीं कर सकते, इट विल कम अंडर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो याद रहे कि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। फार्मासिस्ट के लिए भी अप्लाई होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि सर्विसेज रूल्स नाम की कोई चीज होती है। एवरी इंस्पेक्टर डीम्ड टू बी ए पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट है आप, क्योंकि नियुक्ति अगर राज्य में नियुक्ति हो रही तो राज्यपाल दे रहे हैं, केंद्र में नियुक्ति हो रही तो कौन दे रहा है, राष्ट्रपति दे रहे हैं, इस तरीके से। तो आप पब्लिक सर्वेंट हैं किसके तहत, सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो पहले 1860 का आईपीसी था, अभी क्या हो गया, भारतीय न्याय संहिता। चीजें बदल चुकी हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने का कानून था, आज हम अंग्रेजों के जमाने में नहीं है। कानून हमारे लिए बना था, हमारे लिए तो चीजें बदलेंगी। तो सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, जो कि अब नहीं रहा, अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत आप, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 21 के तहत आप पब्लिक सर्वेंट भी हैं, और पब्लिक सर्वेंट है तो आपको आपकी ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये वाली बात भी आपको पता हो गया। चलिए सर, अगर मोटी माटा देखा जाए तो ये ड्रग इंस्पेक्टर करते क्या है सर, ये लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के तौर पर भी काम कर सकते हैं, लाइसेंस जारी करने का भी काम कर सकते हैं, लेकिन मेन इनका काम होता है इंस्पेक्शन। नाम ही लिखा हुआ ड्रग इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन करने का काम। कहां पे, जहां पे दवाइयां बन रही हैं, बिक रही हैं, वहां पर मेडिकल शॉप वगैरह को इंस्पेक्ट करने का। प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस वर्ड का मतलब जहां पर दवाई बन रही है, सारी चीजें, जगह। किसी भी दवा का सैंपल लेना है, कॉस्मेटिक का, किसी भी पर्सन को सर्च करना, मुंह उठा के किसी को नहीं सर्च कर देना, वो व्यक्ति जहां पर लग रहा है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, उस व्यक्ति को जिस पे डाउट है, किसी भी जगह वो सर्च कर सकता है। उसके अलावा किसी भी गाड़ी को रोक के भी वो सर्च कर सकता है, अगर उसे डाउट है कि नहीं इस गाड़ी में कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम है, या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक से रिलेटेड नियम का उल्लंघन किया गया, तो वो जरूर वहां पर सर्च करेगा। किसी भी रिकॉर्ड या रजिस्टर को वो खंगाल सकता है, चाहे आप मेडिकल शॉप के रिकॉर्ड रजिस्टर हो, चाहे किसी इंडस्ट्री का हो, किसी भी और प्रीमाइसेस का, वो उसके पास अधिकार होता है। तो ये सारे मेनली राइट्स होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के। ठीक है, चलिए अभी मैं समझाऊंगा कि क्या क्या वो गिरफ्तार भी कर सकता है, क्या वो, बहुत सारी चीजें हैं, क्या वो कैसे कोर्ट ऑर्डर्स लेते हैं। अभी आपको अंदरूनी बात पता लगने वाली है, जो आपके दिमाग में बैठा हुआ ना इमेज। तो बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट है, समाज सेवा करने का एक बहुत बढ़िया मौका और अपनी फील्ड में एक बेहतर काम करने का। चलिए, तो सर ड्रग इंस्पेक्टर की जो पावर है, ये शक्तियां कहां से आती हैं सर, सेक्शन 22 में मेंशन्ड है, और इसका मेन स्रोत क्या है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक, चलिए अब एक्स्ट्रा बात समझ लेते हैं। सर जो डीआई होता है ना, देखो डीआई कौन से लोग बन सकते हैं, बड़े सवाल पूछते हैं, सर मैं डिप्लोमा का हूं, सर मैं बन सकता हूं डीआई, सर मैं अदर फील्ड का हूं, माइक्रोबायोलॉजी का। उसका जवाब है रूल 49। ठीक है, चलिए यहां पर समझते हैं। तो ये गजट भारतीय सरकार का दस्तावेज है, गजट है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए हाँ, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया तो 1940 में, लेकिन इसका रूल कब आया, 1945 में। ठीक है, उसी के तहत जो रूल 49 है, वहां पर क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर के बारे में दी गई है। तो एक ऐसा व्यक्ति, उसको इंस्पेक्टर नियुक्त किया जा सकता है जिसकी डिग्री में फार्मेसी में डिग्री हो, बैचलर, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी इज नॉट एलिजिबल। सब बात तो आपका डाउट क्लियर हो गया। फार्मास्यूटिकल साइंसेज में डिग्री हो, वो लोग एलिजिबल है। मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो कुछ लोग कहते हैं सर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी वाले प्लेन डिग्री वाले एलिजिबल है, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपकी मेडिसिन में डिग्री है और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की स्पेशलाइजेशन है, माइक्रोबायोलॉजी का स्पेशलाइजेशन है, तब वो बात अलग है, वो लोग एलिजिबल है। उसके अलावा कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, अब इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसको माना जाए, फार्म डी। तो फार्म डी जिसको लेके कंफ्यूजन है कि सर डीआई के लिए हम लोग एलिजिबल है, यस एब्सोल्युटली यू आर एलिजिबल। फार्मासिस्ट जैसे पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल है, तो फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर दोनों के लिए फार्म डी एलिजिबल है, और बाकी ये लोग हैं। लेकिन यहां पर खास बात क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट दोज इंस्पेक्टर जिनको 18 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं है शेड्यूल सी में। सर ये शेड्यूल सी क्या बोला है, शेड्यूल सी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल्स टू द रूल्स है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे वैक्सीन, सिरंज वगैरह, इंजेक्शन वाले प्रोडक्ट, उन सब को बनाने का, टेस्टिंग करने का 18 महीने का कम से कम एक्सपीरियंस हो, तब जाके आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये देखो क्या लिखा हुआ है,
कम से कम 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट वन सब्सटेंसेस शेड्यूल सी में, जो भी लेबोरेटरीज वगैरह उनसे, या फिर 3 साल का कम से कम डीआई का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके यू विल बी ऑथराइज्ड टू इंस्पेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब्सटेंसेस मेंशन्ड इन शेड्यूल सी। इट मींस क्लियरली इट इज शोइंग कि ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यूपीपीएससी चाहे अदर भी है, हर जगह पर मैंडेटरी ने दिखाया हुआ। लेकिन जब बाद में देखो कि महाराष्ट्र में कोर्ट में केसेस गए, हटा दिया एक्सपीरियंस, यूपीएससी ने वहां हटा दिया, सब चीजें एवरीवेयर इट हैज बीन रिमूव्ड। और 2025 का भी नया रिक्रूटमेंट रूल्स आया हुआ है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से सीडीएसयू में भर्ती के लिए, वहां पर भी एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी। आप सोच के देखो ना, शेड्यूल सी कैटेगरी, शेड्यूल सी1 एक्स अदर देन सीसी1 एक्स, तो क्या आप शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस सबके लिए मांग सकते हो? नहीं, जहां पर इंस्पेक्शन है वहां पर मांग सकते हो। लेकिन आप यहां पर देखो कि 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जब आप काम करने दोगे तब तो यानी फ्रेशर आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर, एब्सोल्युटली, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और किसके तहत सर? रूल 49 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। ठीक है सर, अब समझते हैं सर, एक और है वहां पर आप समझोगे 33N। 33N जो कहता है कि ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति कैसे होगी, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन कहां है? रूल 49 ऑफ डीएनसी एक्ट का जो रूल 1945 का, उसमें है रूल 49। लेकिन उनकी नियुक्ति जो होगी वो 33N के तहत कौन करेगी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार कौन करेगी? और उस पे जो है रूल बनाने का अधिकार किसका होगा? तो जो रूल बनाने का अधिकार है, सारी चीजें हैं जो सेंट्रल लॉज वगैरह है, वो सब बनाने का अधिकार कहां पर जिक्र है? 33N में है। जबकि ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीजें जो है वो मेंशन्ड है रूल 49 में। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है? इसमें कोई पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये सब सारी चीजें, एक्सपीरियंस का कोई जरूरत अभी नहीं होता है, ये सब सारी चीजें, ये है पूरा सब कुछ मेंशन्ड है, ठीक है? चलिए अब देखो एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जब आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पर कोई पर्सन काम करता है तो उसकी जो क्वालिफिकेशन कौन होना चाहिए वो मेंशन्ड है रूल 49A में। ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन रूल 49, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पर जो बंदा काम करेगा उसकी क्वालिफिकेशन रूल 49A में मेंशन्ड है। क्लियर कट पता होना चाहिए बिल्कुल सारी चीजें। चलो सर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जरा सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो सर, अपने दोस्तों मित्रों सबको शेयर करना, ठीक है, ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को, और ये ट्रेंडिंग वीडियो होना चाहिए। चलिए अभी जो पावर आती है सर, अब देखो पावर, ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी पावर क्या है, ये सब जिक्र कहां है? सेक्शन 22 में जिक्र किया गया है, ठीक है? पहला क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23। सेक्शन 23 का मतलब प्रोसीजर क्या होता है, मतलब कैसे वो, कैसे सैंपल लेगा, सैंपल बांटेगा, क्या करेगा, कैसे रिपोर्ट करेगा, वो सब जिक्र कहां है? सेक्शन 23 में, ठीक है? सेक्शन 21 के तहत नियुक्ति हो रही है, पावर्स जो मिल रही हैं वो सेक्शन 22 के तहत मिल रही हैं, प्रोसीजर कैसे कैसे चीजें प्रोसीड करनी सेक्शन 23। डोंट बी कंफ्यूज। चलिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है इंस्पेक्टर के द्वारा, तो पहला काम क्या होगा सर? ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करेगा, नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग, इंस्पेक्ट करेगा सर एनी प्रीमाइसेस, कोई भी जगह जहां पर ड्रग या कॉस्मेटिक बन रही है, ठीक है, टेस्ट हो रही है, वहां पर जहां पर बन रही है, टेस्ट हो रही है, वो सारी प्रीमाइसेस, वो सारी जगह वो इंस्पेक्ट कर सकता है ड्रग इंस्पेक्टर, पहले आपकी जिम्मेदारी। ऐसे प्रीमाइसेस जहां पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो है ड्रग और कॉस्मेटिक सोल्ड हो रही है, स्टॉक हो रही है और ऑफर की जा रही है सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहां पर भी, यानी कि जो शॉप्स होती हैं, रिटेल शॉप्स होती हैं, स्टॉकिस्ट की शॉप, वहां पर भी वो जाके इंस्पेक्ट कर सकता है जहां पर दवाइयां बन रही हैं, टेस्ट हो रही हैं। तो जहां पर दवाइयां बन रही हैं, जहां पर दवाइयां टेस्ट हो रही हैं, जहां पर सेल हो रही हैं, सब जगह वो जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। ये ड्रग इंस्पेक्टर की है, ठीक है सर? ये तो इंस्पेक्शन का हो गया। दूसरा काम क्या है सर? वो सैंपल ले सकता है ड्रग और कॉस्मेटिक का, कहां पर? जहां पर दवाई बन रही है, सोल्ड हो रही है, सब सारी चीजें, या फिर जहां पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू है और जहां पर परचेजर इन्वॉल्व है, जहां पर कंसाइनी इन्वॉल्व है, वहां पर सैंपल, यानी कि इंस्पेक्शन करने का अधिकार है, सैंपल लेने का अधिकार है। उसके अलावा ऐसे सारे रीजनेबल टाइम्स जहां उसको लगता है कि हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए, तो वो किसी की हेल्प लेके, अब अकेले तो जा नहीं सकता, ठीक है, तो अकेले भी जाएगा अपनी ड्यूटीज को करने के लिए, लेकिन कहीं कहीं पर आपको अकेले नहीं जाना होता है, आपके साथ एक टीम जाती है, तो कोई ऐसा सुटेबल पर्सन उसके साथ वो जा सकता है, सर्च कर सकता है जहां पर उसे लगता है कि किसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट
1940 का उल्लंघन हो रहा है तो उस व्यक्ति को क्या करेगा, वो सर्च कर सकता है, किसी भी जगह जा सकता है, घुस सकता है जहां पर लगेगा कि उस एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, किसी भी गाड़ी को रोक सकता है, सर्च कर सकता है, फालतू की गाड़ियों को नहीं रोकेगा, वो काम ट्रैफिक का काम है और सारी जो बॉडीज है उनका काम है। लेकिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से रिलेटेड जितना भी वहां पर सारी चीजें, किसी भी रिकॉर्ड या रजिस्टर को एग्जामिन कर सकता है वो, ये सब सारे राइट्स होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के पास। ठीक है, चलिए ये सब सारी बातें समझ में आ गई। ये सब एक्सरसाइज कर सकता है अदर पावर्स जो उसको लगता है कि हाँ ये भी हमें करना चाहिए, जरूरी है इस लॉ के लिए। चलिए सर, अब समझते हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। अच्छा, क्या जो ड्रग इंस्पेक्टर खुद ही एक्शन ले लेगा? कुछ हद तक तो शक्तियां होती हैं, कुछ हद तक जो है शक्तियां लिमिटेड होती हैं, आपको दायरे में रह के काम करना होता है। चलिए जरा थोड़ा सा और एक मैटर समझ लेते हैं, पावर्स को भी थोड़ी देर में और करेंगे। जरा एक एक चीज और समझ लेते हैं, ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पीनल कोड कब आया था सर? 1860 में। दूसरा क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये समझ लीजिए सर। अब ये चीजें नहीं एग्जिस्ट करती। इंडियन पीनल कोड कब आया था? 1860 में, अंग्रेजों के जमाने का। तो अंग्रेज की क्या हालत थी, हमें हमें दबाना चाहते थे वो। ये क्या करता था? क्राइम और पनिशमेंट, जैसे मान लो आपने मर्डर किया तो कौन सा क्राइम है वो डिसाइड करता था, कितने साल की सजा होगी वो ये डिसाइड करता था। अब कौन डिसाइड कर रहा है? अब यही सेम चीज कर रहा है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। समझ गए? अब आईपीसी नहीं है, अब बीएनएस आ गया। क्यों? क्योंकि अब चोर भी स्मार्ट हो गए, मर्डरर्स या फिर स्मगलर्स स्मार्ट हो गए, साइबर क्राइम आ रही, वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड ही नहीं थी। ठीक है ये सब। अच्छा सर, अब मान लीजिए जैसे किसी ने अपराध कर दिया तो उसके खिलाफ कैसे जांच होगी, कैसे उसकी टेस्टिंग होगी, कैसे उसको अरेस्ट किया जाएगा, कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कैसे उसको बेल मिलेगी, ये सब, उसको जेल कैसे होगी, उसको बेल कैसे मिलेगी, उसके ऊपर जांच कैसे होगी, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा जांच कैसे होगी, ये सब कहां मेंशन है? सीआरपीसी। और सीआरपीसी अब एग्जिस्ट नहीं करता, इसका नाम हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, चलिए ये सब सारी चीजें, ताकि बढ़िया से जो है फास्टर कलेक्शन किया जा सके डेटा का और अच्छे तरीके से जस्टिस दिया जा सके, सारी चीजें। ठीक है ये सब। तो आप देखोगे बीएनएस में साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये सब सारी चीजें, कम्युनिटी सर्विसेज, स्ट्रीमलाइन सेक्शंस को जोड़ दिया गया है। यानी कि पहले के जो कानून थे अब वो समय में वास्तविकता में रिलेवेंट है नहीं है, आज की जरूरत है उसके हिसाब से चेंज कर दिया गया है, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है ये सब तो समझ गए होगे कि बीएनएस क्या है, बीएनएस में कौन सी क्राइम है और क्या सजा है, कितने साल का, ये है। लेकिन अगर एक बार किसी को अक्यूज कर दिया गया, उसके ऊपर आरोप लगा दिया गया, तो कैसे उसको बेल मिलेगा, कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कैसे अरेस्टिंग होगी, ये सब जिक्र कहां पर है? बीएनएस। ठीक है ये सब सारी चीजें। चलिए, अब अपराध दो श्रेणी के होते हैं भाई, हम भी है अगर इंसान, तो अगर किसी से अपराध हो रहा है तो एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब बहुत सीरियस होता है, जैसे मर्डर, किसी का मर्डर कर दिया आपने, ठीक है, रेप कर दिया आपने किसी का, किडनैपिंग कर लिया आपने, सीरियस थ्रेफ्ट या डावरी डेथ आपने दिया, मतलब चक्कर में डेथ हो गई। नॉन कॉग्निजेबल में जो नॉन सीरियस होते हैं, जैसे किसी को चाटा वाटा मार दिया, डिफेम कर दिया, फिर माइनर असॉल्ट या किसी को चीट कर दिया, इस तरीके के। अब जब कॉग्निजेबल सीरियस है तो यहां पर पुलिस को पूरा अधिकार होता है, पुलिस को पूरा अधिकार होता है कि बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के या इन्वेस्टिगेशन के या ऑर्डर के ये जाकर डायरेक्ट इंसान को उठा सकती है पुलिस। और आपको पता होना चाहिए कि पुलिस जो आपको उठा के 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायालय यानी आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। और आपने नोटिस किया होगा पुलिस तभी उठाती है जब छुट्टी होती है अक्सर। ठीक है, ये चीज देखना, ताकि आपको बेल ना मिले, आपको सारी चीज सुनवाई ना हो, लेट हो, आपको परेशान किया जा सके। ऐसा करके लोग करती है अपोजिट पार्टी। ठीक है, हमेशा नहीं कि जरूरी पुलिस पुलिस कोऑपरेट भी करती है, कुछ सिलेक्टेड जहां पर होते हैं जो अपोजिट पार्टीज होते हैं उनके प्रेशर में आके चीजें हो जाती हैं। तो मजिस्ट्रेट का जो रोल होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है पुलिस कस्टडी, एक होता है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी क्या होता है कि पुलिस के देख रेख में आप जो है बैरक में बंद रहते हो। लेकिन अगर लग रहा है कि जब आपके मजिस्ट्रेट के सामने आ गए, आप जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायपालिका में आप आ गए, जब कोर्ट में आ गए, तो वहां पर जज साहब के सामने, तो वो उनको लगता है तो वो फिर आपको जेल भेज देंगे, हाँ भाई इनको डाल दो भी जेल में थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद जो है जब सजा होगी तो भी आप दोबारा जाओगे जेल। तो जो आप देख रेख में, मजिस्ट्रेट की देख रेख में होते हैं उसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। लेकिन कभी कभी होता है पुलिस को ये होता है कि नहीं सर अभी तो हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से, हमें एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए, तो आप पुलिस के अंडर में रहेंगे। तो पुलिस कस्टडी अलग है, जुडिशियल कस्टडी अलग है।
सर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब है? यहां पर जो है मजिस्ट्रेट से आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप अरेस्ट करोगे सारी चीजें। ठीक है, ये सब समझ में आ गई। अब समझो, तो यानी कि जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो ड्रग इंस्पेक्टर जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके प्रावधान को लेता है, वो अपना इंस्पेक्शन करेगा, सारी चीजें सैंपल भेजेगा, फिर वो लेबोरेटरी से सैंपल गवर्नमेंट एनालिसिस द्वारा चेक होंगे, सारी चीजें आएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत पाया जाएगा तो उसको कानून के तहत सजा दिया जाएगा, ड्रग इंस्पेक्टर सजा नहीं देगा, उसके लिए बीएनएस है, बीएनएसएस है, उसके तहत सजा दी जाएगी, ना कि ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा। यह बात क्लियर होना चाहिए। और ड्रग इंस्पेक्टर भी काम है कि मान लो आपको कहीं सैंपल सीज किया आपने, तो वो सीज किया हुआ सारी चीजें जो आप अपडेटेड है पास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बताएंगे। मजिस्ट्रेट को किसी के यहां आपको छापा डालना है या किसी के यहां अरेस्ट वारंट इशू या कोई इश्यूज है, तो भी आपको मजिस्ट्रेट से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो वहां पर कोर्ट यानी ड्रग इंस्पेक्टर को कोर्ट में भी जाना पड़ता है और कोर्ट से परमिशन भी लेनी होती है, तब जाके आप सामने वाले को छेड़ सकते हो, तब जाके बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारी चीजें डायरेक्टली। यानी कि कोर्ट और ड्रग इंस्पेक्टर का जो है लेना देना आपको बीच में आपस में इंटरलेशन दिखेगा। चलिए ये वाली बात समझ लेते हैं, यहां बेसिक चीजें समझ में आई। ठीक है सर, अब देखो ये सब सारी बातें हैं, पावर्स हैं। चलो अब जरा समझते हैं, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का सीआरपीसी अब क्या हो गया? बीएनएसएस हो गया। ठीक है, सर्च या सीजर कर सकता है। ठीक है, सर्च या सीजर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द वारंट इशूड। यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर को भी अगर किसी के यहां सर्च करना कुछ भी करना है, अगर वो ज्यादा दिक्कत वाली बात है, तो आपको मजिस्ट्रेट से पहले जो है वारंट इशू कराना पड़ेगा, सारी चीजें तब जाके होगी। तो कोई भी रिकॉर्ड या रजिस्टर जो ड्रग इंस्पेक्टर जब्त करते हैं, तो जिस दिन जब्त करते हैं उसके 20 दिन के अंदर उस व्यक्ति या उस पर्सन को लौटाना होता है। ये भी रिकॉर्ड में सारी चीजें हैं। ठीक है, अब याद रहे क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर एक पब्लिक सर्वेंट है, तो आप उनके काम में बाधा नहीं डाल सकते, सरकारी काम में अड़ंगा नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके लिए आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन हो सकती है, दोनों हो सकता है। तो आप जबरदस्ती का उंगली नहीं कर सकते, पंगा नहीं लेने का ज्यादा। ठीक है, प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर ये कहां मेंशन है सर? सेक्शन 23 में। तो पावर्स ड्यूटीज कहां है? सेक्शन 22 में। नियुक्ति कैसे होगी? सेक्शन 21 में। प्रोसीजर सर करेंगे कैसे? मान लो दुकान पे गए तो क्या प्रोसीजर? सैंपल कैसे लेंगे, सैंपल कैसे भेजेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, सामने वाला व्यक्ति अगर गलत है, फ्रॉड है, पूरे ड्रग पकड़ी गई है, किसी क्राइम में पकड़ा गया है, तब उसको कोर्ट तक कैसे पहुंचाना है, आगे की सजा उस व्यक्ति को कैसे होगी। तो ड्रग इंस्पेक्टर नहीं सजा देता, आगे की चीजें सजा होती है। ठीक है, प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर। जहां पर भी ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल लेता है ड्रग या कॉस्मेटिक का, वहां पर उसको फेयर प्राइसेस देना होता है, पैसे भी देने पड़ सकते हैं, या फिर आपको रिटर्न एक देना पड़ता है कि हमने यहां से सैंपल लिया है। ठीक है, या फिर रिसिप्ट देना होता है। और जब भी आप कभी सैंपल ले रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर, तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा लिखित में कि आप क्यों सैंपल ले रहे हैं, या फिर अगर जिसके यहां से सैंपल ले रहे हैं एब्सेंट है तो वहां पर। तो अब देखिए यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम रिटेल शॉप पे स्टॉकिस्ट के जाते हैं तो सर कितने सैंपल में वो ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल लेता है? तो वहां पर आंसर होगा 4 सैंपल। ठीक है, 4 हिस्सों में सैंपल लेता है ड्रग इंस्पेक्टर जब वो रिटेल शॉप पे जाता है। लेकिन वहीं पर अगर ड्रग इंस्पेक्टर किसी प्रेमाइसेस किसी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में पहुंच गया, तो वहां पर सैंपल केवल 3 हिस्सों में लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो रिटेल वगैरह शॉप पे 4 हिस्सों में, और जहां पर मैन्युफैक्चर टेस्टिंग हो रही है वहां पर 3 हिस्सों में ये सब सारी चीजें होती हैं। ठीक है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा लो वॉल्यूम पेरेंट्रल्स है जहां पर डिटेरियोरेट हो सकती है चीजें, अब छोटी सी दवाई है तो सैंपल नहीं लगा, वो पूरा का पूरा 3-4 कंटेनर उठा लेगा ड्रग इंस्पेक्टर, वो सब सारी चीजें। ठीक है, अब देखो, अब उसमें वो एक हिस्सा अपने पास भी रख सकता है, ऐसा भी प्रावधान है, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ज्यादातर जो 3 हिस्सा होता है वो देखा जाए, एक पोर्शन गवर्नमेंट एनालिस्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट वही जहां पर जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज या ड्रग वाली लेबोरेटरीज होती हैं, जहां पर जो व्यक्ति जांच करता है उसके पास सैंपल जाता है और फिर वहां से रिपोर्ट डीआई के पास आती है, वो सारी चीजें। और फिर जिस व्यक्ति का सैंपल लिया गया उसको बताया जाता है कि क्या स्थिति है आपकी। तो एक पोर्शन जो है, और अगर गड़बड़ निकला तो फिर उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होती है, आगे डीआई प्रोसीड कर देता सारी चीजें। तो एक पोर्शन जो है गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेजा जाता है टेस्ट या एनालिसिस के लिए, एक पोर्शन कोर्ट के पास भेजा जाता है प्रोसीडिंग्स के लिए, और थर्ड वाला जो है पर्सन को दिया जाता है जिसके नाम से सारी चीजें ली गई हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें। ठीक है, सेक्शन 18 यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी का स्टॉक सीज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जल्द से जल्द जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो है बताना पड़ेगा, या वहां से ऑर्डर लेना पड़ेगा, या वहां से कस्टडी लेनी पड़ेगी। तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आप सारी चीजें नहीं कर सकते। यू डोंट हैव एनी एब्सोल्यूट पावर्स। आप संवैधानिक पद पर हैं तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। जब रिकॉर्ड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ये सब सारी चीजें होती हैं सेक्शन 22 के तहत, क्योंकि पावर्स वहां सारी चीजें आपकी हैं,
जुडिशियल मजिस्ट्रेट और उसके ऑर्डर्स का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सारी चीजें। अब चलिए, अब जो पर्सन्स है, जो चाहे वो इंडस्ट्री पर्सन चाहे जो भी, जहां पर उसकी दवाइयां बन रही, सारी चीजें बनाने का अधिकार, बताने का अधिकार है उसको, ड्रग इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट एनालिस्ट का रिपोर्ट है वो डीआई के साथ शेयर होंगे, और वो डीआई क्या करेगा, उस पर्टिकुलर बंदे को जो है, अब देखो तीन फॉर्म में आएगी, तीन 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 हिस्सों में रिपोर्ट आएगी, ट्रिप्लीकेट में आएगी, और एक हिस्सा जो है दिया जाएगा, गवर्नमेंटलिस्ट वाली जो रिपोर्ट आएगी जांच वाली, वो दिया जाएगा उस पर्सन को, भैया ये स्थिति आपकी रही है, सारी चीजें, ठीक है। सैंपल जहां से लिया गया तो उसको दिया गया था। लेकिन अब ऐसा है कि अगर कुछ मान लो लग रहा है कि गड़बड़ है, तो आपके साथ मनमानी नहीं होगी, आपको 28 दिन का मौका दिया जाएगा अपनी बात को रखने का, अपनी बात कहने का, सारी चीजें, ठीक है। ये समझ गए। तो मोटी मोटा आपको पता लग गया कि ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या हमारा काम होता है। तो आपने एक्चुअली देखा कि कोर्ट में भी काम होता है। तो आपके जो लोअर कोर्ट, देखो एक तो लोअर कोर्ट होती है, एक स्टेट वाली हाई कोर्ट होती है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट, तीन तरीके का हमारे यहाँ सिस्टम है, सारी चीजें, ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ड्रग इंस्पेक्टर के हों, चाहे जीपैट के हों, चाहे फार्मासिस्ट के हों, हम लोगों ने शानदार रिजल्ट दिए हैं। तो आप जो है बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा कर सकते हैं। और मैंने बार बार आपको कहा है कि 6 बजे जो है ड्रग इंस्पेक्टर के वन शॉट वीडियोस रिवीजन के आएंगे, थियरी में आप आराम से चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी वीडियो जो है जल्द आपको अपलोड मिल जाएगी, शाम को 6 बजे। आपको कहीं भी रहो, आप शाम को 6 बजे आपको वीडियो ट्यूटोरियल अकेडमी पर मिल जाएगी। जीपैट की तैयारी कर रहे हैं तो जीपैट के वन शॉट 5 बजे अपलोड हो जाते हैं। फार्मासिस्ट के कर रहे हैं तो वो 8 बजे के आसपास अपलोड हो जाते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, तो हमारा ओपन एमसीक्यूज बाय ट्यूटोरियल अकेडमी का जो चैनल है वहां पर आपको मिल रही है। सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। हमारे रिजल्ट यूजीसी में आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया रहे। बाकी जो फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप ट्यूटैक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहां पर जाके बैचेस सेक्शन में जाके टेस्ट प्रो कोड आप डालेंगे, तो आपको जो है वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट 300 प्लस टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलने वाला, फार्मा नॉन फार्मा के साथ। ट्यूटैक्सो अकेडमी एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीजें हैं। इसको जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर 3,500-4,000 बच्चे हैं, वहां से फायदा ले रहे हैं। अभी धीरे धीरे जो है आप भी बढ़ेंगे, सारी चीजें। इंस्टाग्राम को आप हमारे फॉलो करिए, सपोर्ट करिए। व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। 32,000-33,000 की हमारी फैमिली है, 33,000 की हमारी आवाज है। आप भी उस आवाज का हिस्सा बनिए और हमारी आवाज को आप मजबूत करिए, और इस प्लेटफॉर्म से सीख के अपने सपने को जो है उड़ान दीजिए, क्योंकि ट्यूटैक्सो अकेडमी आपके सपनों को देता है उड़ान। ओपन एमसीक्यूज पर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से सीरीज आ रही है। ओपन जॉब्स पे आपको रेगुलरली जो है जॉब्स की अपडेट मिलती है। ट्यूटैक्सो फार्मा, जहां पर बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस की जाती हैं, सारी चीजें। बाकी कोई भी दिक्कत इश्यूज है, आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी जो हम लोग पहली वीडियो जो वन शॉट वीडियो ड्रग इंस्पेक्टर की है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पे बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। आप सभी दोस्तों को सूचित कर दीजिए, और जितने भी यूपी में ड्रग इंस्पेक्टर की, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, महाराष्ट्र की कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए है